जम्मू कश्मीर में बम्पर जीत के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार गठन की तैयारी में है और इसको लेकर पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम एलजी मनोज सिन्हा से समय मांगेंगे और 12 अक्टूबर यानी कल ही समर्थन पत्र लेकर जाएंगे, उनसे सरकार बनाने की तारीख लेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हमें आम आदमी पार्टी से भी समर्थन मिला है। दरअसल एक विधायक आम आदमी पार्टी का भी जम्मू कश्मीर की डोडा सीट से चुना गया है, तो उसका भी समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को हमारे साथ आना चाहिए, हमें नफरत खत्म करनी है। फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश का ताज है और अगर ताज चमकेगा नहीं तो देश कैसे चमकेगा। मैं समझता हूं हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनसे वक्त मांगेंगे। मेरे ख्याल से कल है, कल जाएंगे लेटर ऑफ सपोर्ट लेके और उनसे कहेंगे कि हमें डेट दीजिए कि हम लोग हुकूमत बना सके, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो, उसके लिए उनसे तारीख मिले। फिर हमारे जो साथी आने वाले हैं उनको हम इन्फॉर्म करें तो वो यहाँ आ सकें, उसमें शामिल हो सकें। जो दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियासत को अगर हमने आगे ले जाना है तो हमने नफरतों को दूर करना है और इसमें हमें दिल्ली की हुकूमत का बहुत जरूरी ताउन चाहिए कि यहाँ स्टेट को रिस्टोर हो। जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वो ये है कि एनसी के पास 42 सीटें हैं, लेकिन 48 सीटों के साथ एनसी और कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर विधानसभा में 45 के आधे रास्ते के निशान से थोड़ा ऊपर, यानी बहुमत के आंकड़े से थोड़ा ऊपर है। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों ने निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस सिर्फ एक सीट हासिल कर सकी है और दूसरा फैक्ट यह है कि जम्मू कश्मीर फिलहाल एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र उपराज्यपाल यानी एलजी के माध्यम से सरकार के दैनिक कामकाज पर नियंत्रण रख सकता है। उमर अब्दुल्ला के साथ कौन कौन है अभी समझते हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा 90 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा है 46 का और इस 46 के आंकड़े में अगर आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आंकड़ा था 42 का था, कांग्रेस के 6 मेंबर्स जीते, 42 प्लस 6 48 हो गया, बहुमत का आंकड़ा यहां पार हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद समर्थन और दलों का भी मिला है। हालांकि सीपीएम ऑलरेडी अलायंस में थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का प्री पोल अलायंस था, लेकिन 4 इंडिपेंडेंट जो हैं स्वतंत्र तौर पर जिन्होंने चुनाव लड़ा वो जीते हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं इस अलायंस को और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मिराज मलिक जो कि डोडा सीट से चुने गए हैं वो भी इस सरकार में समर्थन दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष में बीजेपी और टीडीपी बैठेंगे। 29 सीटें बीजेपी जम्मू की जीतने में कामयाब रही है और 3 सीटों तक सीमित हो गई महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी। ये विपक्ष में बैठेंगे। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति आती है जहां समर्थन की जरूरत होगी तो हम समर्थन देंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी जरूरत लगती नहीं है और महबूबा मुफ्ती के लिए अपना दल का जो अपनी पार्टी का पीडीपी का जो वोट बैंक है वो साथ बनाए रखना भी एक चैलेंज है। फिलहाल ये समीकरण दिख रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो बयान दिया वो काफी अहम है। उमर अब्दुल्ला ने कहा परिसीमन हो गया, अब चुनाव भी हो गए हैं, इसलिए केवल राज्य का दर्जा देना बाकी है जिसे जल्द ही बहाल किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का बयान नरमी के संकेत दे रहा है। चुनाव में बहुत राजनीति हुई, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला का रुख काफी नरम दिखा। इसका मतलब यह है कि वो टकराव का रास्ता छोड़कर साथ चलने को तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि हम केंद्र के साथ चलेंगे ताकि राज्य का विकास हो। वैसे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद उमर का ये रुख काफी मायने रखता है और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो जानते हैं मोदी सरकार के साथ तालमेल के बिना राज्य में सरकार चलाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो क्या सुलह का ये स्वर उनके और बीजेपी के संबंधों को मजबूत कर सकता है? सवाल ये भी है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला के सामने ये चैलेंज होंगे। कई बड़ी चुनौतियां, कई बड़े वादे भी हैं। उनमें बड़ा वादा ये था कि पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो वादे के तौर पर इलेक्शन में लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी। एक और बड़ा इशू जो कह सकते हैं कि ये स्वीकारना होगा कि 370 अब इतिहास की बात हो गई है, 370 वापस नहीं आ सकता। इसे खुद भी स्वीकारना होगा और अपने समर्थकों तक, वोटर्स तक भी ये बात पहुंचानी होगी, क्योंकि ये एक चुनावी वादा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का था कि इसकी बहाली को लेकर प्रयास किए जाएंगे। एक और बड़ा मुद्दा अलगाववाद।
जम्मू कश्मीर के केसर की जो क्यारियां रही हैं, वो कहा जाता है कि बारूद की महक से लगातार महकती रही, चलती रही। लेकिन यहां पर अलगाववादी फिर से सिर न उठाएं, ये बतौर मुख्यमंत्री उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि घाटी का हिस्सा एक लंबे वक्त तक शांत रहा है। खास करके 2019 के फैसले के बाद 370 को निष्क्रिय किए जाने के बाद शांति बहाली की कोशिशें काफी हद तक कामयाब दिखी हैं। ये उनको आगे कैरी ऑन करना होगा। इसके अलावा केंद्र के साथ टकराव टालना होगा, जिसका स्वर अभी से दिख रहा है। उमर अब्दुल्ला का जो रुख है, वो इसको लेकर एक ऐसा रुख दिखा, एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जहां ऐसा लग रहा है कि वो तालमेल बनाकर केंद्र के साथ आगे चलना चाहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था का मुद्दा काफी हद तक दिल्ली के पास यानी एलजी के पास होगा, लेकिन इसके बावजूद राज्य स्तर पर जो प्रशासनिक मोर्चा है, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौतियां होंगी। और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ निर्विवाद तथ्य भी सामने लेकर आए हैं, और ये तथ्य अगले 5 वर्षों के लिए सरकार का आधार बनेंगे। उमर अब्दुल्ला इन तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। उनकी पार्टी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद उनके बयान इसकी तस्दीक करते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रति सौहार्दपूर्ण लहजे की बात कर रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला कभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। 2002 के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका रुख नरम है, तालमेल की बात वो कर रहे हैं। अब कैसे सरकार वो चलाएंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा।